दोस्तों, बिहार में भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम रेप और मर्डर केस में था। फिर सम्राट चौधरी ने अपना नाम बदल लिया और आज बिहार के डिप्टी सीएम हैं। ये आरोप जब से प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, तब से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। भाजपा खेमे में वज्रपात हुआ है। याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था। बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें। उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। इनका सीबीआई ने इनको अभियुक्त के तौर पर इनकी जांच की थी कि नहीं, उस मुकदमा में इनको नामजद संदिग्ध बनाया गया था कि नहीं, ये सीधा आपको बता रहे हैं। ये आए और ये पूरा केस तब के भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने उठाया था। 26 साल पहले पटना में शिल्पी जैन और उसके बॉयफ्रेंड गौतम सिंह की लाश एक कार में मिली थी। कहते हैं कि मॉडल शिल्पी जैन की गैंगरेप के बाद हत्या की गई थी और उसे बचा रहे उसके बॉयफ्रेंड को भी मार दिया गया था। पूरी कहानी बताऊंगी, लेकिन भाजपा के जिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं, उनको एक बार सुन लीजिए, फिर निर्बाध कहानी आगे बढ़ाती हूँ। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप उल्टा चश्मा यूसी देखना शुरू कर चुके हैं। सम्राट चौधरी का नाम कैसे शिल्पी गौतम हत्याकांड में आया, उसे जानने के लिए कहानी 26 साल पहले पटना से ही शुरू करते हैं। तो मॉडल बनने की चाह रखने वाली शिल्पी जैन और पॉलिटिशियन बनने की इच्छा रखने वाले गौतम सिंह की हत्या हुई और जैसे उस कहानी को खत्म कर दिया गया, वो चौंकाने वाला है। तो पूरा मामला साल 1999 का है। इस कांड को कवर करने वाले बिहार के पत्रकार बताते हैं कि शिल्पी और गौतम की हत्या के बाद एक राकेश कुमार का नाम सामने आया था। राकेश कुमार के ऊपर डबल मर्डर के इस हाई प्रोफाइल मामले में शामिल होने का आरोप लगा था। चर्चा हुई थी कि राजद से जुड़े दूसरे एक नेता का नाम भी इसमें शामिल था, मगर वो राकेश कुमार है कौन? इस सवाल का जवाब जांच एजेंसी तक नहीं दे सकी। इस वजह से राकेश कुमार का नाम मिस्ट्री बनकर रह गया। शिल्पी जैन पटना वुमेन्स कॉलेज की स्टूडेंट थी। पढ़ाई के साथ साथ उसे मॉडलिंग करने का भी शौक था। साल 1998 में वो मिस पटना बनी थी। तब न्यूज़पेपर्स में उनकी कई फोटोज और कई खबरें छपी हुई थी। वो पटना स्टेशन के पास एक रेडीमेड कपड़े की शॉप के मालिक की बेटी थी। शॉप आज भी उसी जगह पर चल रही है। जबकि गौतम सिंह एक एनआरआई डॉक्टर बीएन सिंह के इकलौते बेटे थे। उस वक्त वो अकेले ही पटना में रह रहे थे। राजद के युवा विंग से जुड़े थे और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। डबल मर्डर के बाद जब जांच शुरू हुई तो कई सारी जानकारियां सामने आई। एक पार्टी में शिल्पी और गौतम की पहली मुलाकात हुई थी। पार्टी इन दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने दी थी। इसके बाद ही दोनों में दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती अफेयर में बदल गई। बात 2 जुलाई 1999 की है। शिल्पी उस दिन अपने घर से क्लास करने के लिए कोचिंग जा रही थी। घर के पास से ही उसने रिक्शा लिया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद रास्ते में एक कार ने पीछे से हॉर्न बजाया। जब वो पीछे मुड़ी तो कार एक युवक चला रहा था। वो गौतम का जानने वाला था। उसे देख करके शिल्पी ने रिक्शा रुकवा दिया और बात करने लगी। लड़के ने पूछा कि कहाँ जा रही हो। शिल्पी ने जवाब दिया था कि क्लास करने जा रही हूँ। तब लड़के ने कहा कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। इस पर शिल्पी रिक्शा छोड़कर कार में बैठ गई, पर गाड़ी कोचिंग के रास्ते जाने की जगह पर फुलवारी शरीफ की ओर बढ़ गई। रास्ता बदलते ही शिल्पी घबरा गई और उसने पूछा कि रास्ता क्यों बदला। तब लड़के ने जवाब दिया कि हम वाल्मी गेस्ट हाउस जा रहे हैं, वहां गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही वो चुप हो गई। गेस्ट हाउस पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि लड़के ने गौतम के नाम पर कोई झांसा दिया है, क्योंकि वो वहां पर मौजूद था ही नहीं। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि कार से वाल्मी गेस्ट हाउस ले जाने वाला लड़का आखिर कौन था। पटना के पत्रकार बताते हैं कि ये बात सच है कि उस दौर में वाल्मी गेस्ट हाउस राजनीति से जुड़े लोगों के लिए एक अय्याशी का अड्डा हुआ करता था।
इस बात को गौतम बहुत अच्छे से जानता था। किसी के जरिए उसे जानकारी हुई कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले जाया गया है। इसके बाद तो उसके होश उड़ गए। वो भागा भागा वहां पहुंचा। हालांकि उसके वहां पहुंचने तक में काफी देर हो चुकी थी। उसकी प्रेमिका के साथ रेप हो चुका था। वहां पहुंचने पर जब गौतम ने रोकने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट हुई थी। मारपीट के सबूत पोस्टमार्टम के दौरान मिले थे, क्योंकि गौतम के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए थे। 2 जुलाई 1999 की शाम जब शिल्पी क्लास कर वापस अपने घर नहीं लौटी तो परिवार के लोग परेशान हो गए। वो हरकत में आ गए। उन्होंने उसकी तलाश शुरू की। दोस्तों से लेकर कोचिंग सेंटर्स तक खंगाल डाला गया। उन्हें कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद रात में ही पुलिस को जानकारी दी। उस दौर में थाने पर किसी के लापता होने की जानकारी आती थी तो वायरलेस पर मैसेज फ्लैश किया जाता था। लापता होने वाले की पूरी जानकारी दी जाती थी। इसलिए सभी थाने उस वक्त समझ गए थे कि शिल्पी लापता हो गई हैं। फिर देर रात अचानक से गांधी मैदान थाने की पुलिस को जानकारी मिलती है कि दक्षिणी गांधी मैदान इलाके में स्थित सरकारी एमएलसी हाउस गैरेज में कार के अंदर 2 लोगों की लाश पड़ी हुई है। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। गैरेज का शटर खुलवाया तो कार के अंदर एक युवक और युवती की अर्धनग्न लाश थी। वो और कोई नहीं बल्कि शिल्पी और गौतम थे। परिवार को भी रात में ही जानकारी मिली। 3 जुलाई 1999 की सुबह जब दोनों की डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच पहुंची तभी दोनों की मौत की बात राजधानी में फैल गई थी। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार शिल्पी गौतम की डेड बॉडी गौतम के ही गैरेज में कार में मिली थी। लेकिन उस समय पूरे मामले को रिपोर्ट करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट रमाशंकर मिश्रा बताते हैं कि जिस बंद गैरेज में कार और उसके अंदर दोनों की लाश मिली थी साउथ गांधी मैदान स्थित एमएलसी हाउस के पास था। इस कारण कई प्रकार के सवाल उठने लगे। शक की सुई ऐसी घूमी कि दोनों की हत्या में शामिल होने का गंभीर आरोप साधु यादव पर भी लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत में पटना पुलिस इस केस की जांच कर रही थी। तब आईपीएस मानविंदर सिंह भाटिया सिटी एसपी थे। इन पर आरोप लगा कि वे मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दरमियान विपक्ष में रहते हुए भाजपा नेता सुशील मोदी ने लगातार इस मामले में सवाल खड़ा किया। बवाल ऐसा हुआ कि बात पटना से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस पर प्रदर्शन शुरू हो गए। सदन में विपक्ष हंगामा करने लगा। तब राबड़ी देवी की सरकार पर ऐसा प्रेशर बना कि पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपनी पड़ी। सीबीआई ने जब अपनी जांच शुरू की तो शिल्पी के कपड़ों की फोरेंसिक जांच के लिए हैदराबाद स्थित सेंट्रल फोरेंसिक लैब यानी सीएफएसएल भेजा गया। सीनियर जर्नलिस्ट के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में सीएफएसएल ने स्पष्ट कर दिया था कि कपड़ों पर 1 से अधिक व्यक्ति के स्पर्म्स होने के एविडेंस मिले हैं, जिससे स्पष्ट हो गया था कि मौत से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। इसके बाद ही सीबीआई ने साधु यादव का डीएनए टेस्ट कराने का फैसला लिया था। इसके लिए उन्हें ब्लड सैंपल देना था, मगर साधु ने साफ मना कर दिया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया था। सीधे 2003 में पटना के सीबीआई कोर्ट में केस की क्लोजर रिपोर्ट ये कहते हुए सौंप दी गई कि दोनों ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। उस दौर में यह आशंका जताई गई कि दोनों की हत्या वाल्मीकि गेस्ट हाउस में कर दी गई होगी। इसके बाद समय देखकर दोनों की लाश को दक्षिणी गांधी मैदान के सरकारी गैरेज में छिपाकर रख दिया गया होगा। संभावना यह जताई गई कि मौका देखकर दोनों की लाश को ठिकाने लगा दिया जाएगा। सबसे आश्चर्य वाली बात यह थी कि जिस जगह से कार में दोनों की लाश बरामद हुई थी वहीं पास में उस वक्त पटना के सीनियर एसपी और ग्रामीण एसपी का सरकारी आवास था। फिर भी किसी को पता नहीं चला। जब इस मामले में उस वक्त गांधी मैदान थाना की पुलिस से सवाल किया गया कि आखिर उन्हें यहां लाश होने की जानकारी मिली कैसे, इसका सही जवाब तो वो दे नहीं पाए। इस केस की जांच पटना पुलिस और सीबीआई दोनों ने सही दिशा में नहीं किया। शुरुआती जांच में ही पटना पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि कार में लंबे वक्त से होने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दोनों की मौत हो गई, जबकि कार और उसके स्टीयरिंग की जांच उस वक्त एफएसएल टीम से करवाई गई होती तो उससे फिंगरप्रिंट हाथ लगते और पता चल जाता कि उसे वाल्मीकि गेस्ट हाउस से ड्राइव करके गैरेज तक कौन लेकर के आया था। ये पहली गलती थी। दूसरी गलती सीबीआई ने की जब हैदराबाद की टेस्ट रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि 1 से अधिक लोग इस कांड में शामिल हैं तो सही दिशा में पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी, जो हुई नहीं। इन्हीं 2 गलतियों की वजह से केस का रुख ही बदल गया। अगर सही दिशा में जांच होती तो रिजल्ट कुछ और ही होता। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया होता। शिल्पी और गौतम की हत्या में कौन लोग शामिल थे? पहले पटना पुलिस ने प्रॉपर जांच क्यों नहीं की? फिर सीबीआई ने भी इसे सुसाइड बताते हुए केस शट या बंद
क्यों कर दिया? ऐसे कई सवाल आज भी जिंदा हैं, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ शिल्पी के परिवार के लोग ही दे सकते हैं। सवालों के जवाब तलाशने और परिवार से बात करने की कोशिश की गई। भास्कर की टीम की मुलाकात शिल्पी के भाई से भी हुई, मगर केस से जुड़े सवाल पर सीधे तौर पर कहा कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। इस मामले में बात करने के लिए जनसुराज के नेता आए थे, कुछ दूसरे मीडिया संस्थानों की टीम भी आई थी, पर हमें और हमारे परिवार को इस मामले में किसी प्रकार की कोई बात नहीं करनी है। दरअसल दोस्तों, परिवार को जानने वाले सूत्र बताते हैं कि शिल्पी की हत्या के बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया था। 2004 में सीबीआई की क्लोज रिपोर्ट को पूरा परिवार चैलेंज करने के मूड में था। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की तैयारी में था। वो केस लड़कर दोषियों को सजा दिलाना चाहते थे, मगर शिल्पी के भाई को अचानक 2006 में एक दिन किडनैप कर लिया गया। 2 दिन बाद उसे छोड़ा गया और वो वापस घर लौटा था। इस बीच उसके साथ क्या हुआ, परिवार के अलावा कोई नहीं जानता। इसके बाद परिवार ने केस को लेकर अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। सालों बाद भी परिवार के मन में डर कायम है। उन्हें इंसाफ अब तक नहीं मिला है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।